हेलो स्टूडेंट्स, मैं एमएम बलडोदिया सीकर सीएलसी से और मेरे साथ हैं बीएल चौधरी सर। जैसा कि लास्ट टाइम आपने देखा इकोलॉजी का एपिसोड फर्स्ट गुरुनीति जो सीएलसी का यूनिक कंसेप्ट है उसका फर्स्ट एपिसोड हमने आपसे डिस्कस किया था और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन के साथ उसके इंफॉर्मेशन, उसके लॉजिक्स, उसके कंसेप्ट्स और सारे ऑप्शंस जो हैं उनको डिस्कस किया जाए। तो इसी फेज में हम आज एपिसोड सेकंड के साथ फिर आपसे मुखातिब हो रहे हैं। एपिसोड सेकंड के साथ फिर आपसे मिल रहे हैं, मेरे साथ में बीएल सर। हाँ तो देखिए बेटा, अब हम इकोलॉजी सेकंड, तो फर्स्ट में हमने ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का मैक्सिमम पार्ट आपसे डिस्कस किया था। उसके बाद अब सेकंड में भी कुछ क्वेश्चन पॉपुलेशन इंटरेक्शन, इट मीन इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन से, और उसके बाद आप क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का जो इंट्रोडक्शन है, इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर, फंक्शन और उससे आगे रिलेटेड जो इकोलॉजिकल पिरामिड है, फूड चेन है और बायो जियोकेमिकल साइकिल्स हैं, तो बिल्कुल अकॉर्डिंग एनसीईआरटी, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी और सारे कंसेप्ट आप इसके साथ क्लियर करेंगे। तो सर क्वेश्चन इस एपिसोड में बच्चों को थोड़ा सा ये बता दें, इस एपिसोड में मेनली हमारा फोकस इसमें और इससे आगे वाले एपिसोड में इकोसिस्टम पर रहेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म के चैप्टर से भी मिल जाएंगे। तो सर शुरू किया जाए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 31 है, कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम और ग्राफ। तो यहां ये कह रहा है ग्रासलैंड इकोसिस्टम शोज मैक्सिमम ओवरलैपिंग विद अदर्स और अदर बायोम्स। तो देखिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम मैक्सिमम ओवरलैपिंग शो करता है। ये जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, टेम्परेट के बायोम है, यहाँ आप कह सकते हैं डेजर्ट के बायोम है। तो क्या ग्रासलैंड जो है वो बाकी के सारे बायोम से मैक्सिमम ओवरलैप होता है? एक आपको अगर याद हो तो बीएल सर पहले एपिसोड में आपसे डिस्कस ये कर रहे थे कि ग्रासलैंड की प्रेजेंस ट्रॉपिकल में भी है और ग्रासलैंड की प्रेजेंस टेम्परेट में भी है। तो अगर आप याद रखते हैं, आप रिवाइज करते हैं तो आपको पता होगा। तो डेफिनेटली ट्रॉपिकल और टेम्परेट जो है वो मेजर एनवायरमेंटल कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेफिनेटली ये बात भी इंडिकेट करती है कि ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, अधिकतम अतिव्यापन। यहाँ पर देखिए बेटा कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का है जो बिल्कुल नियर इक्वेटर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और उसके बाद सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल डेसिड्यूज आपका स्टार्ट होता है और फिर टेम्परेट, ये ट्रॉपिकल डेसिड्यूज, ये टेम्परेट और ये अपर लिमिट आप यानी कॉनिफर्स हो गए। तो ग्रासलैंड और इन तीनों को ओवरलैप कर रहा है। और ग्रासलैंड और डेजर्ट तो ऐसा होता है कि जहां एनुअल रेनफॉल बहुत कम हो जाता है या फिर आप जब एक सीजनल एनुअल प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल हो जाता है, वहां पर आपके ग्रासलैंड फॉर्म हो जाते हैं। बेसिकली ड्राई और जो ड्राउट कंडीशंस हैं उनसे कैरेक्टराइज किए जाते हैं। तो डेफिनेटली मैक्सिमली ओवरलैप है। तो स्टेटमेंट फॉर सही है सर, करेक्ट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट शोज मैक्सिमम डाइवर्सिटी विद हाई एनुअल टेंपरेचर एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। डेफिनेटली ये भी सही है, बिल्कुल करेक्ट है। इक्वेटर के बिल्कुल पास। आप समझ रहे हैं कि 350 से 400 तक आपका रेनफॉल जा रहा है। ग्राफ भी शो कर रहे हैं। और जैसा आपने एबार्टिक फैक्टर्स में भी पहले डिस्कस किया था, बार-बार हम डिस्कस करते रहते हैं, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो इक्वेटर के आसपास जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी वाला रीजन है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। सी पढ़े सर, ऑल शोज बायोम्स आर प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल जोन ऑफ द वर्ल्ड। जितने बायोम्स आपको दिखाए गए हैं वो ट्रॉपिकल जोन के ही हैं। ये करेक्ट है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इक्वेटर के बाद ट्रॉपिकल तो 0 डिग्री से 20 डिग्री या 23 हाफ, जो नॉर्थ और 23 हाफ साउथ तक ही ट्रॉपिकल रीजन होता है, बाकी टेम्परेट और कॉनिफर्स 66 एंड हाफ तक टेम्परेट होगा। देन आप कह सकते हैं सब टेम्परेट के बाद पोलर रीजन आ जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट है डेजर्ट बायोम शोइंग लेसर टेम्परेचर देन आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। ये भी रॉन्ग हो गया। देखिए डेजर्ट बायोम में तो टेम्परेचर रेंज हाई होगी, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास स्टेटमेंट ए एंड बी करेक्ट है और सी और डी जो है वो इनकरेक्ट है। तो हम कह सकते हैं स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट हो गए, आंसर हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट 32, ए प्रीडेटर इज, एक परभक्षी है। सबसे पहले कह रहा है लेस एफिशिएंट टू यूटिलाइज इट्स प्रे। अगर अपने प्रे को यूटिलाइज करने में लेस एफिशिएंट होता तो ऑब्वियस है कभी भी यूटिलाइज ही नहीं कर पाता। तो ये एफिशिएंट तो होता है। तो सबसे पहली बात तो आप ध्यान रखें ये एफिशिएंट होगा, लेकिन जैसा हम पिछले एपिसोड में भी आपसे डिस्कस कर रहे थे, ये विवेकी होता है, प्रूडेंट होता है। भाई मोस्ट एफिशिएंट भी नहीं होता और लेस भी नहीं होता। मोस्ट एफिशिएंट अगर होगा तो एक्सप्लॉइट के बजाय ओवर एक्सप्लॉइट करने लगेगा। बिल्कुल। Helps in the maintaining diversity of the prey population by decreasing the intensity of the competition among similar prey species। ये भी सही बात लिखी है, डाइवर्सिटी ऑफ द प्रे पॉपुलेशन ये मेंटेन करने में हेल्प करता है। और क्या इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन को डेफिनेटली डिक्रीज कर देता है, उसकी इंटेंसिटी को डिक्रीज कर देगा। फिर लिखा है सर एक्ट एज कंडुइट फॉर एनर्जी ट्रांसफर विद इन ए ट्रॉपिक लेवल। देखिए यहाँ विद इन ए ट्रॉपिक लेवल लिखा है, ये गड़बड़ हो गया। ट्रॉपिक लेवल बता के ऐसा बता रहे हैं T1 से T2, T3 और T4, यानी जो आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो एनपीपी होता है, अभी अपन आगे पढ़ेंगे कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है जीपीपी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, फिर प्लांट अपने रेस्पिरेशन कंज्यूम करने के बाद जो अवेलेबल फूड होता है वो एनपीपी होता है।
तो जो कंज्यूमर के लिए अवेलेबल फूड होता है एनर्जी एनपीपी होती है, तो फिर वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर एज ए फूड एनर्जी फूड के फॉर्म में आगे फ्लो करती है। तो ये अब जैसा सर कह रहे हैं इस ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म, इस ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म और नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म पिछले वाले को प्रीडेट करेगा। तो ऑब्वियस है, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है उसका एक ही कंड्यूट है या मेन कंड्यूट आप कह सकते हैं, दैट इज द प्रीडेशन। ये आपको बताना चाह रहे हैं। लास्ट में लिखा है ये रॉन्ग है। सो प्लस प्लस इंटरेक्शन विद इट्स प्रे, तो प्लस प्लस है ही। आप जानते हैं प्रीडेटर और प्रे का जो रिलेशनशिप है वो डेट्रीमेंटल रिलेशनशिप है। सो एग्जैक्टली प्लस माइनस है प्रीडेटर और ये प्रे के अंदर। सो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ एक प्रीडेटर का स्टेटमेंट दोनों जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट आपने कहा था रॉन्ग है, रॉन्ग हुआ, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ सही हो गया, करेक्ट। तो करेक्ट आंसर हुआ सेकंड। नेक्स्ट 33, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड कॉमन सेलिज्म शेयर ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। ये कह रहा है प्रीडेशन और पैरासिटिज्म के साथ कॉमन सेलिज्म। ध्यान रखें ये दोनों जो है वो डेट्रीमेंटल रिलेशनशिप है, जबकि ये पॉजिटिव इंटरेक्शन है। फिर भी कह रहा है कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कैरेक्टरिस्टिक ये जो है वो शेयर करते हैं। बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर बेनिफिटेड। ये तो रॉन्ग हो गए क्योंकि दो तो आपकी डेट्रीमेंटल है। हाँ, तो इनमें डेफिनेटली एक नेगेटिव होगा। बिल्कुल। फिर कह रहा है इंटरेक्टिंग स्पीसीज लिव क्लोजली टुगेदर। बिल्कुल करेक्ट हो गए, हो सकती है। हाँ। फिर कह रहा है वन ऑफ द स्पीसीज इज बेनिफिटेड व्हाइल अदर इज हार्म्ड। एक बेनिफिटेड हार्म्ड प्लस माइनस ये इन दोनों के लिए अप्लाई होता है। तो ये भी रॉन्ग हो गया। बोथ द स्पीसीज बिलोंग टू द सेम टैक्सोनॉमिक ग्रुप। ऐसा ही नहीं, जरूरी नहीं है Difference इंट्रा रेफरेंस ही हो। तो आपके पास एक ही है, अनन्य क्रिया कर रही सभी जातियां या कर रही जातियां निकटतम साथ साथ रहती हैं। तो करेक्ट Second आंसर सर answer फाइनल किया जाए। यहाँ बेटा कुछ कंफ्यूज हो जाते हो आप कभी कभी कि कई बच्चे सोचते हैं कि भाई जो म्यूचुअलिज्म है तो वहाँ इसेंशियल रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग फिजिकल कॉन्टेक्ट है, वन कैन नॉट लाइव विद अदर, दूसरे के बिना एक नहीं रह सकता है। तो कुछ सोचते हैं कि इसका मतलब क्लोजली रिलेटेड में वो बात आ गई। ऐसा नहीं, एनसीईआरटी लाइन दे रखी है, सेकंड लाइन आपका एजिट एनसीईआरटी है। क्वेश्चन चेंज किया मैंने, सॉरी सर ये लीजिए क्वेश्चन, ये जो सेकंड लाइन है ये एजिट एनसीईआरटी लाइन है, इसमें क्लोजली टुगेदर का मीन है कि जब इंटरेक्शन का टाइम होगा, एट ए टाइम ऑफ इंटरेक्शन वो दोनों पास पास रहेंगे तभी उनमें इंटरेक्शन हो पाएगी। ये बाबूलाल जी का वैसे भी फेवरेट है, सोशल मीडिया पे मैंने देखा कई जगह। ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और साथ साथ रहेंगे, ये जैसा आप समझ रहे हैं सर उसी बात को आपको बताना चाह रहे हैं। तो आप फोकस करें बच्चों, दे लिव क्लोजली टुगेदर। बिल्कुल ठीक है। तो सर आपको ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप म्यूचुअलिज्म को बताना चाह रहे थे। यहाँ जबकि हम डिस्कस कर रहे हैं कॉमन सेलिज्म, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म में कॉमन, तो इंटरेक्ट अगर करेंगे ना तो डेफिनेटली साथ साथ तो रहेंगे। एक नॉर्थ में था दूसरा साउथ में था, दोनों जुदा जुदा, कभी भी इंटरेक्शन नहीं हो सकता। क्लियर। नेक्स्ट करें सर 34, स्टेनोथर्मल मीन्स। देखिए तनुतापी का अर्थ क्या है। यहाँ यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल दो कैटेगरी आपने डिस्कस की हैं। जो ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कांस्टेंट पे मेंटेन कर लेते हैं उनको सर हम कॉल करते हैं यूरीथर्मल। और यहाँ हमारे से बात की गई है स्टेनोथर्मल की। अब यूरीथर्मल है तो एक वाइड रेंज में टॉलरेंट कर सकता है। यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ इक्वेटर से लेकर पोल्स तक, जैसे जो लार्ज बॉडी एनिमल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, वो यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं क्योंकि उनका इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट है, तो एक्सटर्नल के अकॉर्डिंग वेरी नहीं करता है, तो एक वाइड रेंज में टॉलरेंट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन करूं, जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये इतना टॉलरेटिंग रेंज अगर किसी का है तो ये यूरीथर्मल हो सकता है, लेकिन किसी का टॉलरेटिंग रेंज या टॉलरेंस का रेंज कम हो सकता है। ये वाइड रेंज है तो यूरीथर्मल है, नैरो रेंज है तो स्टेनोथर्मल है। जैसे अपन ने आपको कई एग्जांपल है कि मैंगो की जो ट्री है वो टेम्परेट कंट्री लाइक जर्मनी और कनाडा जैसे कंट्रीज में ग्रो नहीं कर सकते हैं। जर्मनी और कनाडा में आम नहीं पाए जाते, एनसीईआरटी ने एडेप्टेशन में लिखा है। ट्यूना फिश है वो बियॉन्ड ट्रॉपिकल ओशियन, ट्रॉपिकल ओशियन आगे बहुत ही रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड ओशियंस, क्योंकि उसका ट्रॉपिकल ओशियन ही हैबिटेट है, तो टेम्परेट में रेयर केस में वो पाया जा सकता है। क्लियर। तो ये ऑप्शंस पढ़ें। ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ द टेंपरेचर फ्लक्चुएशंस, ठीक बात है, जो नैरो रेंज टेंपरेचर फ्लक्चुएशन टॉलरेट कर सकती हैं। फिर कह रहा है ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन टॉलरेट वाइड रेंज, नहीं। फिर उसके बाद में कहा ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन टॉलरेट ओनली कांस्टेंट टेंपरेचर, ऐसा नहीं है, कांस्टेंट तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो टॉलरेट नहीं करेगा, कांस्टेंट रहने की पॉसिबिलिटीज भी बहुत कम है। ऑर्गेनिज्म व्हिच नॉट अफेक्टेड बाय द टेंपरेचर, ये तो किसी पे भी अप्लाई नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ अगर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन ही परफेक्ट रेफरेंस है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, which statement is most suitable in reference of homeostasis? होम्योस्टेसिस की बात की गई है, जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे थे, इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट पे मेंटेन करना होम्योस्टेसिस है। और होम्योस्टैटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन की कैपेबिलिटी रखते हैं। पिछले एपिसोड में काफी डिस्कस इसके बारे में किया गया है। कैपेबल ऑफ थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन। स्टेटमेंट्स पढ़े सर।
It is the ability to maintain the external surface of an organism. External surface का इससे कोई लेना देना नहीं है, internal environment की बात की जानी चाहिए. Ability to maintain population density. Population density को maintain करने का कोई internal regulation से relation ही नहीं है. Competition of organism बिल्कुल irrelevant है. फिर लिखा है maintenance of internal environment for better survival. Definitely maintenance of internal environment लिखा है, और इसको अगर लिख दिया जाए at constant तो ये ज्यादा सही हो जाएगा. एट कांस्टेंट अगर बच्चों इसमें लिख दिया जाए तो ज्यादा सुटेबल हो जाएगा. तो सर फाइनल क्या आंसर आपका हो गया भाई. इंटरनल यहां टेम्परेचर फाइनल हुआ, कांस्टेंट हो गया, तो एंजाइम काइनेटिक्स बेसल मेटाबॉलिज्म ये बेस्ट होंगी और वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा जी. नेक्स्ट 36, ए हाई डेंसिटी ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन इन एन एरिया. कोई एक एरिया है, आपको कह रहा है यहां एलिफेंट की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो हायर है. अब एलिफेंट की पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हायर है इस एरिया में तो ऑब्वियस है यहाँ इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन बढ़ने की पॉसिबिलिटीज बढ़ गई. तो देखो क्या दे रहा है, एक क्षेत्र में हाथियों की उच्च समष्टि घनत्व का परिणाम हो सकता है अंतः जातीय कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सेम स्पीसीज सेम पॉपुलेशन के मेंबर थे, इंट्रा स्पेसिफिक हो जाएगा. नेचर के अंदर आप समझ सकते हैं कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है. बट इकोलॉजी के अंदर अगर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में पोटेंट कोई फोर्स है तो वो इंटरस्पेसिफिक होगा, कि वहां एक स्पीसीज की आर वैल्यू अदर से इफेक्टेड होगी और यहाँ एक का अदर से कोई अफेक्ट नहीं है. हाँ, उसका बेसिक एक और रेफरेंस हम कह सकते हैं, जैसे इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जो होते हैं उसमें आपने कहा इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इज मोर सीवियर. बिल्कुल, ये ज्यादा सीवियर है, ये कम सीवियर होता है. एनसीईआरटी ने लाइन लिखी मोर एक्यूट, तो ये ज्यादा सीवियर है, ये कम सीवियर है. इसका बेसिक रीजन आप ये कह दीजिए कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जब भी होता है तो जो दोनों लिविंग ऑर्गन्स इंटरेक्ट कर रही हैं उनके पास अपने फूड अल्टरनेट्स या जिसके लिए भी वो कॉम्पीट कर रही है उनको चेंज करने की, अल्टर करने की पॉसिबिलिटी है, जबकि इसके पास पॉसिबिलिटी कम से कम है. इसलिए ये ज्यादा सीवियर होगा. ऊपर के दो ऑप्शन और डिस्कस कर लें. म्यूचुअली सर ने काफी बातें कर ली आपसे. प्रीडेशन ऑफ वन अनदर, एलिफेंट को नहीं खाएगा. सेम स्पीसीज का प्रीडेशन जो है वो नेचुरल नहीं है. 37, जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ. जैसे जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन आप पढ़ते हैं, हमने कहा कोई मान लीजिए ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगुलर पिरामिड है, एक आप जानते हैं बच्चों बेल शेप पिरामिड हम बना देते हैं और एक अर्न शेप पिरामिड हम बना देते हैं. तो ये एग्जैक्टली आपसे पूछना चाह रहा है कि इस तरीके की जो पिरामिड है ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा? ये पॉपुलेशन में एज पिरामिड, क्योंकि एक पॉपुलेशन में डिफरेंट एज के मेंबर्स होते हैं, और जैसे प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव. अगर प्री रिप्रोडक्टिव बेस पे हो यहाँ पे सबसे ज्यादा है, उसके बाद आप जानते मॉडरेट है रिप्रोडक्टिव और बहुत कम आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव हो, तो ट्रायंगल एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन हो गई, यहाँ स्टेबल हो गई और यहाँ डिक्लाइनिंग हो गई. तो ये पॉपुलेशन का है कैरेक्टरिस्टिक हो गया. बायोटिक कम्युनिटी में हम कह नहीं सकते, बहुत सारी पॉपुलेशंस वहां होती है. इकोसिस्टम एग्जैक्टली इसी का फंक्शनल रेफरेंस है और लैंडस्केप अपने आप में एक तरीके से जियोग्राफिकल रीजन है. तो फाइनल आंसर सर हुआ फाइनल सेकंड. नेक्स्ट 38, two different species cannot live for long duration in the same niche or habitat. बहुत परफेक्ट बात है. दिस लॉ इज, ये क्या है? तो कुछ एलन्स, मेंडल, गॉसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन और जॉर्डन आपको दिए गए. ये चारों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड हैं और इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब आपको पता होना चाहिए. तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं. देखो, एलन्स लॉ जो है वो एक मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है. मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए होता है, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन भी एलन लॉ के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं या फिर हॉट रीजन्स में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो लिम्स हैं, जो एक्सट्रीमिटी जो बॉडी की होती है, लिम्ब है, टेल है, वो लॉन्ग होते हैं ताकि हीट लॉस हो सके. और जो कोल्ड रीजन में रहते हैं, ठंडे प्रदेशों में, उनके वो शॉर्ट होते हैं. तो ये एलन रूल होता है. मेंडल्स लॉ जेनेटिक्स से रिलेटेड है. हिंदी के बच्चों के लिए सर इसमें एक बात बोलना जरूरी है, हिंदी के बच्चों को दिक्कत हो जाती है. आपने पढ़ा बेटा, हिंदी की एनसीईआरटी में लिखा है कि शीतोष्ण प्रदेशों में पाए जाने वाले जीवों के सामान्यतः कान और पाद छोटे होते हैं. वो इसलिए क्योंकि सरफेस एरिया अगर बढ़ गया तो डेफिनेटली हीट लॉस बढ़ जाएगा. तो हीट लॉस को कम करने के लिए जो है वो उनके एक्सटर्नल जितने भी ऑर्गन्स हैं वो शॉर्ट होंगे, वो छोटे होंगे. ये यहाँ पर बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं बर्गमान रूल से. वैसे आप देखोगे तो जो पोलर रीजन में जो ऑर्गेनिज्म है वो लार्ज साइज की होंगी, बॉडी लार्ज होगी, बट जो उपांग है यानी बॉडी के अपेंडिज है वो शॉर्ट होंगी, शॉर्ट लिम्स होंगे. और आप समझ सकते हैं कि बॉडी का साइज जो ट्रॉपिकल है उनका शॉर्ट होगा, लेकिन जो एक्सट्रीमाइड्स हैं यानी लिम्स रही लॉन्ग होंगे. तो ये यहाँ बर्गमान रूल और एलन्स लॉ की बात होगी. मेंडल लॉ आप जानते हैं, जेनेटिक्स का रेफरेंस है, कोई बताने की बात नहीं, बहुत डिटेल की जेनेटिक्स आप पढ़ते हैं. देखिए, गॉसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. सर आपको जॉर्डन के बारे में बताएंगे.
तो गॉसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, गॉसे ने ये कहा इफ टू स्पीसीज आर इंटरेक्टिंग एंड दे आर इन कॉम्पिटिशन, अगर दो इंटरेक्ट कर रही हैं और वो कॉम्पिटिशन में है, सो सुपीरियर वन विल फाइनली एलिमिनेट द इंफीरियर वन। बहुत लंबे टाइम तक दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और बच्चों एक बात स्पेशली ध्यान दें, ये गॉसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अलग अलग तरीके से कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ए बी से इंटरेक्ट अगर करेगा तो इसमें जो सुपीरियर होगा वो सर्वाइव करेगा और जो इंफीरियर होगा वो डेफिनेटली एलिमिनेट हो जाएगा। आपको पता है कंपटीशन में दोनों ही नेगेटिव इंटरेक्शन में होती हैं, नेगेटिव रेफरेंस में होती हैं। कि जनरली आप समझ सकते हैं कि अपन ऑलवेज तो नहीं कह सकते, जनरली क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो कंपटीशन होता है। और इसका मतलब क्या हो गया कि वो सेम हैबिटेट में निक्की सेम हो रहा है उनका, और निक्की सेम है तो वो लॉन्ग टाइम तक एक साथ नहीं रह सकते हैं। किसी एक को जो इन्फीरियर है उसको वहां से हटना होगा। क्लियर? तो ये ओवरलैप नहीं किया जा सकता। तो ये गॉसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हो गया। बस इस क्वेश्चन का आंसर भी यही हो गया जो थर्ड है, क्योंकि इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला सर जॉर्डन रूल, आप बताएं। देखिए जॉर्डन जो रेफरेंस है, जॉर्डन रूल के अकॉर्डिंग क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं अपने एरियाज में, जब एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ वो इंटरेक्ट करती हैं, दे कोप विद देयर मैक्सिमम एफर्ट्स, और मैक्सिमम एफर्ट्स के साथ जब वो कोप करती हैं तो सराउंडिंग के साथ अपने आप को बेटर एडजस्ट कर पाती हैं। दैट विल एक्सप्लेन द जॉर्डन्स रूल। तो इसके अकॉर्डिंग यहां आपके पास आंसर है फाइनली द गॉसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बिल्कुल जो आपके नीट एग्जाम में क्वेश्चन भी आया। नेक्स्ट इज फिनोमेनन व्हेन ऑर्गेनिज्म resembling other for escaping the enemies। देखिए बच निकलने की बात कर रहा है कि अपने शत्रुओं से बच निकलने का जो प्रोसेस है उसके लिए कौन सी परिघटना, कौन सा फिनोमिनन नेचर में होता है, या कौन सी परिघटना उसके समान है, आपसे ऐसी बात की जा रही है। ये लास्ट टाइम भी एक एपिसोड में हमने क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था। तो सर तो यहाँ देखिएगा एडेप्टेशन तो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का अपने हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए होता है। उसके बाद मिमिक्री, तो अपने कहा वहां पर कैमोफ्लोज बताया था कि जो क्रिप्टिक कलरेशन है, कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे इंसेक्ट है, जैसे हाइला जो आप जानते हो वृक्षवासी मेंढक होता है हाइला, तो और बहुत सारे लीफ इंसेक्ट होते हैं, वो अपने कलर को नेचर के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं ताकि उनके प्रीडेटर को आइडेंटिफाई नहीं हो पाए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मिमिक्री आंसर विल बी सेकंड। होमोलॉजी और एनालॉजी तो आप समझ सकते हैं कि इवोल्यूशन के अंदर ऑर्गन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्लियर? तो फाइनल किया जाए। तो बच्चों देखो क्लियर है ये एस्केप। अब देखिए एस्केप में आपको इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है, दैट इज द एस्केप इन टाइम और एस्केप इन द बिहेवियर। डेफिनेटली ये दो बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। मतलब खराब कंडीशन से तो उससे बच निकलने की प्रोसेस अगर आप कहते हैं, दैट विल बी द रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द एबायोटिक फैक्टर्स और द सराउंडिंग्स। और यहाँ जो कह रहा है रिजेंबलिंग, इसको आप कहेंगे मिमिक्री, और इसमें जो मिमिक्री करेगा वो मिमिक होगा एंड दैट विल गेट बेनिफिट्स। प्रीडेटर से बचने के लिए कुछ ऐसे उपाय हैं। प्रीडेशन से जो प्रे भी है वो बहुत सारे बचाव के उपाय करेगा। जैसे प्रीडेटर आप समझ सकते प्रूडेंट होता है ना, वैसे ही आप समझते कि प्रे भी इजी वे में उसको अवेलेबल नहीं होता है, वो भी उससे बचने के कई सारे उपाय करेगा। तभी आप समझ सकते नेचर के अंदर बहुत सारे इंटरेक्शंस होंगी। आगे बढ़े सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। The most important factor which contributes to increase in population growth in a new habitat which just being colonized। देखिए वो कह रहा है कि कहीं एक पॉपुलेशन जो है उसका आपको ग्रोथ स्टेटस देखना है, लेकिन कंडीशन आपको डाल के दे दी कि वो जो पॉपुलेशन है दैट इज द न्यूली कॉलोनाइज्ड। तो अगर न्यूली कॉलोनाइज्ड हुआ है तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसका बर्थ रेट या जो आर वैल्यू है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स नहीं होगा। ये आर वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा। एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट है, इस पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो ये क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? भाई नेचुरली आप देखें कि जनरली अपन नेचुरल कंडीशन के अंदर दो फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, बर्थ रेट और डेथ रेट, नेटेलिटी मोर्टेलिटी। लेकिन जो स्पेसिफिक कंडीशन होती है वहां पर कभी कभी स्पेसिफिक कंडीशन में इमिग्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ड्यूरिंग द प्राइमरी सक्सेशन, अगर बिल्कुल बेरोक है या ऐसा हैबिटेट है जहां पर कोई भी स्पीसीज नहीं है, तो फर्स्ट टाइम वहां पर लाइकेन या मोस अलोंग मोस लाइकेन वहां पर कॉलोनाइज होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बर्थ रेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया, इमिग्रेशन हो गया, आप्रवासन हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर आप इमिग्रेंट्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। मॉर्टेलिटी कंडीशंस अगर आप कहेंगे फेवरेबल नहीं है तो मॉर्टेलिटी भी हाई हो सकती है। बर्थ रेट डेफिनेटली उस टाइम कम ही होगा। और एक आपको दे रखा है एमिग्रेशन, ये उत्प्रवासन होता है, इसका इंपॉर्टेंस इतना नहीं है। तो यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ इमिग्रेशन। अगर नई बस्ती बसी है तो आने वाले ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे बजाय नए पैदा होने वालों, मरने वालों और जाने वालों के। बिल्कुल क्लियर? नेक्स्ट 41। ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ह्यूमिनिफिकेशन लीड्स टू accumulation of a dark colored amorphous substance called humus
अबाउट ह्यूमस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ह्यूमस के बारे में आपसे करेक्ट पूछा गया है। आप जानते हैं जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है उसमें ह्यूमिनिफिकेशन और मिनरलाइजेशन की एक्टिविटी होती है। ह्यूमस जो है दैट इज बेसिकली द रिजर्वायर मिनरल न्यूट्रिएंट्स की उसमें प्रेजेंस होती है। तो सर ऑप्शंस पढ़ें। ससेप्टिबल फॉर द माइक्रोबियल एक्शन। भाई जो ह्यूमस के कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर होते हैं जनरली आप जानते हो कि वो डार्क ब्राउन कलर्ड होता है, वो कोलोइडल नेचर का होता है कि रिजर्व मिनरल न्यूट्रिएंट होता है। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि माइक्रोबियल एक्शन के लिए वो रेजिस्टेंट होता है, बहुत स्लो। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है रेजिस्टेंट होगा। अब ये रेजिस्टेंस क्यों आ जाता है, एक तो आप ध्यान रखें उसका बेसिकली पीएच जो है वो लो हो जाता है, एसिडिक नेचर का हो जाएगा। अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली हाई रेट, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, एक्सटर्नल रेट हो ही नहीं सकता। बीइंग कॉलॉइड इन नेचर, बिल्कुल करेक्ट है। कोलोइडल नेचर का होता है, रिजर्व न्यूट्रिएंट यानी मिनरल्स का रिजर्व होता है। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो गया। फोर्थ ऑप्शन है बेटा इट प्रमोट्स कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। सॉइल कॉम्पैक्शन इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज करेगा क्योंकि पोरोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, परकोलेशन वहां पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आंसर फाइनल हुआ इसमें थर्ड। क्लियर। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 इन पॉन्ड इकोसिस्टम व्हिच इज आर करेक्ट। पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में कौन से सही हैं, ये स्टेटमेंट पूछे गए हैं। ये कह रहा है ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स इंक्लूड फाइटोप्लैंक्टन, सम एल्गी, फ्लोटिंग, सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स। ये एग्जैक्टली प्रोड्यूसर्स को बता रहा है, सही लिखा है। The consumers are the zooplanktons, definitely the free swimming and bottom dwelling forms, जो बॉटम में रहते हैं, तली में या पैंदी में रहने वाले। ये जो इकोसिस्टम चैप्टर में जहां शुरू में इंट्रोडक्शन पॉन्ड इकोसिस्टम का दिया है वहां सारी बातें एनसीईआरटी ने लिखी हैं। द डिकम्पोजर्स आर द फंजाई एंड बैक्टीरिया, डेफिनेटली ये भी सही है। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ आंसर हो जाएगा फॉलो अप। पॉन्ड इकोसिस्टम, वहां सारे इकोसिस्टम्स को समझाने के लिए एक परफेक्ट एग्जांपल दिया है जिसमें इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट्स को लेकर फिजिकल स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में भी हमें बताया गया है। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 43 Abingdon tortoise in Galapagos Island become extinct within a decade after goats were introduced on the island. This evidence shows. तो देखिए सबसे पहले तो इस एविडेंस के बारे में अगर बात की जाए तो ये है कि जरूरी नहीं है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच ही कंपटीशन हो। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। एबिंगडन का और जो गॉड्स हैं का कोई रिलेशन, हाँ कोई रिलेशन नहीं है, दोनों की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन फीडिंग हैबिट सर दोनों का सेम है और फीडिंग हैबिट सेम होने के कारण इनमें कंपटीशन आया। अब जो गोट्स थी उनकी ब्राउजिंग एफिशिएंसी काफी ज्यादा थी, तो सुपीरियर हो गया। ब्राउजिंग एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सुपीरियर, वो इंफीरियर हो गया। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंफीरियर हुआ। हालांकि इस सुपीरियरिटी को एस्टैब्लिश होने में टाइम बहुत ज्यादा लगा। सीधा लिखा इन डिकेड, बहुत लंबा टाइम पीरियड यहाँ लग रहा है। तो देखो ये प्रमाण क्या दर्शाता है, कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस। साथ साथ तो नहीं रह पाए क्योंकि अल्टीमेटली इसको जाना पड़ा। फिर लिखा है सर कॉम्पिटिटिव कंडीशंस बिकॉज ऑफ द ओवरग्रेजिंग, डेफिनेटली ओवरग्रेजिंग गोट्स ने की। फिर लिखा है बेनिफिशियल रिलेशन, बिल्कुल नहीं हो सकता, जब कंपटीशन है तो कंप्लीटली डेट्रीमेंटल है। और फिर लिखा है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, ये इंटर स्पेसिफिक है। ठीक है, दोनों जैसा हम शुरू में बात कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पूरी तरीके से अनरिलेटेड स्पीसीज हैं, फिर भी उनके बीच कंपटीशन है। तो सर फाइनल आंसर सेकंड फाइनल आंसर। नेक्स्ट 44 प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स इकोसिस्टम्स आर। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एक तरीके से थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन ये आया प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। देखिए एडेप्टेशन में इकोलॉजी ये लिखती है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको ये पता भी नहीं होगा कि नेचर में क्रिस्टल सोर्स ऑफ एनर्जी सन प्रेजेंट है, और उसका डेप्थ सर लिखा है 500 मीटर से नीचे की डेप्थ वाले ऑर्गेनिज्म को पता भी नहीं है। वो पूरी तरीके से वहां वातावरण अंधकारमय होता है, तो वहां गहरे समुद्री उष्ण जलीय पारितंत्रों के प्राथमिक उत्पादक क्या होंगे। देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी बीजी है, ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, पॉसिबिलिटी नहीं है इसके होने की। ग्रीन एल्गी की पॉसिबिलिटी नहीं है। फाइटोप्लैंक्टन्स ऑलवेज जो है वो सरफेस एरिया के साथ फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सरफेस एरिया के साथ तैरते रहते हैं। तो यहाँ परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कीमोसिंथेटिक। भाई देखिए इसके बारे में थोड़ा सा सर एक्सप्लेन कर दें। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई ब्राउन एल्गी या ग्रीन एल्गी कंपैरिजन में जो रेड एल्गी है वो थोड़ा डेप्थ पे होता है। तो रेड एल्गी में क्या होता है कि जैसे डेप्थ पे जाता है तो R5 इरिथ्रीन का अमाउंट इंक्रीज होता है, R5 इरिथ्रीन, तो R5 इरिथ्रीन इंक्रीज होता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि विबग्योर है। तो जो विब है, विब ये हाई इंटेंसिटी लो वेवलेंथ है, तो ये थोड़ा डेप्थ तक जाता है। बट
आप जानते हैं कंपैरेटिवली भाई जैसे 100 मीटर तक आपके ब्राउन एल की पॉसिबिलिटी है तो ये 200 मीटर तक हो जाएगा, बट वहां तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना जहां लाइट ही नहीं हो। बहुत रेयर मेंशन कर रखा है ना, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। तो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट बेटा ओनली एंड ओनली बैक्टीरिया जो ऑटोट्रोपिक होते हैं, तो बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक दो टाइप के हो सकते हैं, दे मे बी कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। अब फोटोसिंथेटिक तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि लाइट नहीं है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आपके हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर 4 है। क्लियर? नेक्स्ट 45 मोस्ट एनिमल्स दैट लिव इन द डीप ओशियन वाटर आर। डीप ओशियन वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं वो क्या है? अभी जो पीछे हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसी से कोरिलेट ये कर रहा है। देखिए प्राइमरी कंज्यूमर कह रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर कह रहा है। पहले इन कंज्यूमर्स में हम बात कर लेते हैं, मैंने इन दोनों ऑप्शंस को सेलेक्ट किया है। आप ये कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हैं वो डीप ओशियंस में रहेंगे या नहीं रह पाएंगे? तो डेफिनेटली वो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करता है। और जैसा कि अभी आपने क्लियर किया कि वहां जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ही हो सकते हैं, एक यानी बहुत कम मात्रा में है, इसलिए तो ऑब्वियस है ये प्राइमरी और सेकेंडरी जो कंज्यूमर्स हैं ये वहां प्रेजेंट नहीं होंगे। टर्सरी कंज्यूमर डेफिनेटली वहां प्रेजेंट नहीं होगा। तो आपके पास बचा डेट्रीवर्स, क्योंकि जो भी सेडिमेंटेड मटेरियल है, जो भी प्लांट रिमेन पार्ट है या फिर एनिमल्स के जो रिमेन्स है, डेड रिमेन्स है, वो उनकी बॉटम में जमा होते जाएंगे, सेडिमेंटेड होते जाएंगे। तो वहां आप जानते हैं कि डेट्रीवर्स और उस सेडिमेंट को ही सर वो एग्जैक्टली डिकम्पोज करता है। तो डेट्रीवर्स जो है वो लार्ज साइज ऑफ डेट्रिटस को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी जो है वो किसकी है? डेट्रीवर्स। हो गया। नेक्स्ट 46 हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कितने स्टेटमेंट यहाँ सही हैं? सबसे पहले सर लिखा है गॉसे जनरलाइजेशन इज ऑलवेज ट्रू। देखिए गॉसे जनरलाइजेशन ये है कि जो सुपीरियर वन है दैट विल एलिमिनेट द इंफीरियर वन। जो शक्तिशाली होगा या जो डोमिनेंट होगा वो रिसेसिव को बाहर निकाल देगा। बहुत लंबे टाइम तक दोनों साथ नहीं रह सकते। ये सही तो है लेकिन ऑलवेज ट्रू नहीं है। ऑलवेज ट्रू नहीं है इसलिए कि आपने कहा कि वहां गॉसे ने जनरली जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को लिया था और रिसोर्सेज लिमिटेड होने पर। बट आप समझ सकते हैं जैसे यहाँ रिसोर्सेज सफिशिएंट है, ये सफिशिएंट रिसोर्सेज है, और आप समझ सकते हैं कि यहाँ अगर कैट आ गई लेकिन इधर डॉग है तो सफिशिएंट रिसोर्स या फूड अवेलेबल होने के बावजूद भी कैट को ये डॉग फूड नहीं लेने देगा। तो ये इंटरफेरेंस कंपटीशन हो गया। इंटरफेरेंस कंपटीशन का उदाहरण है, इसलिए ऑलवेज वर्ड यहाँ नहीं हो पाएगा। इसका एक बेसिक रीजन मैं थीम आपको बता देता हूँ बच्चों। गॉसे जनरलाइजेशन ऑलवेज ट्रू क्यों नहीं होता? बिकॉज आप ये कह सकते हैं कि एलिमिनेट किए जाने के बजाय नेचर में कोएग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है। कोएग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है, इसलिए गॉसे जनरलाइजेशन ऑलवेज नहीं हो सकता। मैं नेचर में ऐसा कोई भी स्पीसीज ऐसा नहीं चाहती कि उसके कारण कोई दूसरा एक्सटिंक्ट हो, विलुप्त हो। अगला है इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एग्जाम का क्वेश्चन है, 2013 नीट में पूछा गया था। इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक को लेकर कल भी हमने डिस्कस किया था। ये बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट है, आप ध्यान रखें। फिर है फाइटोप्लैंक्टन्स आर द मेजर ऑटोट्रॉफ ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम। डेफिनेटली ये सही है, तो ए गलत हो गया, बी सही था, सी भी सही है। प्रीडेशन इज ए मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी फ्लो, ये कल भी हमने डिस्कस किया था आपसे, ये डेफिनेटली सही है। और इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है तीन स्टेटमेंट, सॉरी ए को छोड़कर बाकी सारे करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो आंसर सर क्या हो गया? थर्ड। क्लियर? नेक्स्ट फॉर 7 which of the following value will be highest to sustain the ecosystem? किसी भी इकोसिस्टम को सस्टेन करवाने के लिए, उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए इनमें से कौन सा वैल्यू हाईएस्ट होना चाहिए? अब इनमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, सर आपको एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन। मैं एनपीपी और जीपीपी को बेसिक एक्सप्लेनेशन इसकी बता देता हूं आपको। बच्चों ये जैसे कोई प्लांट है, आप जानते हैं पहले भी हमने डिस्कस किया है, सोलर रेडिएशन ये लेता है। जो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इसकी, जो फोटोसिंथेसिस से इसने टोटल ऑर्गेनिक मैटर बनाया, जो ग्रोस ऑर्गेनिक मैटर बनाया, उसको जीपीपी कह रहे हैं। अपने सर्वाइवल को मेंटेन करने के लिए, अपने मेटाबॉलिक यूज के लिए या रेस्पिरेटरी यूज के लिए यूजुअली 20% की यूज करते हैं। सो जस्ट आफ्टर दिस 20%, जिस जीपीपी में से 20% काम में लेने के बाद जो बचता है वो एनपीपी है। अगर किसी ट्रॉफिक लेवल के अकॉर्डिंग मैं इसको डिस्कस करूं तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ जो बना वो जीपीपी था और इसमें से आर माइनस कर दिया गया तो ये एनपीपी हो गया। अब इस ट्रॉफिक लेवल पर जो स्टोरेज में है वो, और नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए जो ट्रांसफरेबल है वो बायोमास एनपीपी कहा जाएगा, उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। उसके बाद एनसीपी नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी है। देखो यहाँ एनपीपी इसको पहुंचा सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर, अब यहाँ के जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो भी अपना रेस्पिरेटरी यूज करेंगे तो उसमें से भी आर हम माइनस कर देते हैं और फाइनली हमारे पास आता है एनसीपी, इसको हम कहते हैं नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। फोर्थ ऑप्शन लिखा है रेस्पिरेटरी लॉस बाय एनर्जी।
रेस्पिरेटरी लॉस बाय एनर्जी, जैसे एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है तब भी डेफिनेटली हीट लॉस होता है इकोसिस्टम में, और जो रेस्पिरेटरी यूज है इस रेस्पिरेटरी यूज को भी लॉस में डेफिनेटली काउंट किया जाता है। तो ऑप्शंस मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, सर आपको एक्सप्लेन करेंगे आगे कि कौन सा वैल्यू हाई होना चाहिए। अब इसको आप देखते हैं कि जो जीपीपी सर ने बताया कि जो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जो टोटल ऑर्गेनिक मैटर टोटल फोटोसिंथेसिस है वो है, बट आपने कहा कि उन्होंने अपने रेस्पिरेशन में जो लॉस किया, मेटाबॉलिक में लॉस किया, तो जीपीपी माइनस आर बराबर क्या हो गया, एनपीपी। तो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के जो अवेलेबल फूड होता है वो एनपीपी होता है। जितना अवेलेबल फूड ज्यादा होगा उतना ही कंटिन्यूटी और जो स्टेबिलिटी होगी फूड चेन की वो ज्यादा होगी। तो एनपीपी की वैल्यू अगर ज्यादा है तो आप जानते हैं कि वो लॉन्ग टाइम हाईएस्ट सस्टेन द इकोसिस्टम। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, एनपीपी। फर्स्ट आंसर आपको सारे एनपीपी पे डिपेंड करते हैं, सबका सर्वाइवल इन प्लांट्स, जो ये जो प्लांट्स हैं इनके पास अभी आपने कहा था स्टोरेज में जो है वो, और इसके अलावा जो ट्रांसफरेबल है वो एनपीपी है, इसलिए इकोसिस्टम को सस्टेन करवाने के लिए ज्यादा जरूरी एनपीपी है, नहीं कि जीपीपी। फाइनल हुआ। नेक्स्ट, फॉर ए pyramids of biomass and energy in ocean for a typical grazing food chain would be, वो कह रहा है बायोमास का पिरामिड और एनर्जी के पिरामिड ओशियन में। एनर्जी के पिरामिड ऑलवेज आप जानते हैं स्टूडेंट्स अपराइट होते हैं, इसको डिस्कस करने की जरूरत आपको नहीं है क्योंकि लॉजिक आपको पता है, एनर्जी ऑलवेज रिड्यूसिंग फॉर्म में ट्रांसफर होती है, वैसे कांस्टेंट ट्रांसफर है बट अमाउंट ऑलवेज रिड्यूस होता चला जाएगा। क्लियर, अकॉर्डिंग टू 10% रूल जी। तो फिर हमें कह रहा है कि जो ग्रेजिंग फूड चेन है, यहाँ ध्यान देने की बात है, जीएफसी के बारे में हमें पूछा गया है, ग्रेजिंग फूड चेन। इस ग्रेजिंग फूड चेन के अकॉर्डिंग बायोमास का पिरामिड क्या होगा? सर बायोमास का पिरामिड आप बना दें। ग्रेजिंग फूड चेन ये है फाइटोप्लैंक्टन, और उसके बाद आपका होगा जूप्लैंक्टन, और जूप्लैंक्टन के बाद स्मॉल फिश और लार्ज फिश। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ अपन जो ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट लेंगे, T1 ऑलवेज प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन, T2 जूप्लैंक्टन, T3 स्मॉल फिश, और हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल जो होगा लार्ज फिश होगा, जो आप समझ सकते हैं कि T4 आपका होगा यहाँ पे। अगर अपन अकॉर्डिंग बायोमास इनको अगर अपन अरेंज करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन का जो स्टैंडिंग क्रॉप है वो लो आएगा फाइटोप्लैंक्टन का, क्योंकि इनका लाइफ स्पान शॉर्ट होता है, और ये जूप्लैंक्टन जब तक एक जनरेशन कंप्लीट करता है तब इनकी 2-3 जनरेशन कंप्लीट हो जाती है, और लाइफ स्पान शॉर्ट है, रैपिड आप जानते हो कि डिवीजन है, इट मीन बायोटिक पोटेंशियल हाई है। और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि स्मॉल फिश का और भी, तो ये आप समझ रहे बेटा कि इन्वर्टेड, जो इन्वर्टेड मतलब ये पिरामिड आपका बनेगा इन्वर्टेड। तो फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, और जैसा सर ने बनाया T1 T2 T3 T4, और आप देखिए कंटिन्यूअसली बायोमास बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो पिरामिड इन्वर्टेड हो जाएगा। तो यहाँ बायोमास का इन्वर्टेड हो गया, और एनर्जी का तो चाहे कहीं पर भी हो, चाहे ट्री डोमिनेट इकोसिस्टम हो, चाहे एक्वेटिक हो, टेरेस्ट्रियल हो, डेजर्ट हो, ग्रासलैंड हो, कहीं पर भी हो, अगर पिरामिड ऑफ एनर्जी है तो ऑलवेज अपराइट हो। ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं, ये आप जानते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, अपराइट ऑलवेज एनर्जी के लिए तो ठीक है लेकिन बायोमास के लिए ठीक नहीं है। इन्वर्टेड एंड अपराइट रेस्पेक्टिवली, डेफिनेटली इन्वर्टेड हो जाएगा बायोमास का और अपराइट एनर्जी का हो जाएगा। फिर कह रहा है इन्वर्टेड एंड स्पिंडल, ये यहाँ नहीं होगा। स्पिंडल जब फ्लक्चुएशंस आती हैं तब स्पिंडल की बात हम कर सकते हैं। स्मॉल पॉन्ड या लैक होगा तो स्पिंडल हो सकता है, बिल्कुल। स्पिंडल शेप्ड एंड अपराइट रेस्पेक्टिवली। तो देखिए ये इनकरेक्ट है, ये पहले से इनकरेक्ट था, तो यहाँ करेक्ट आंसर आपके पास हो गया सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 49, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने कथन सत्य हैं? ये कह रहा है पिरामिड ऑफ नंबर इन ओशियन इज जनरली अपराइट। डेफिनेटली पिरामिड ऑफ नंबर जो होगा, फाइटोप्लैंक्टन सबसे ज्यादा है, जूप्लैंक्टन और कम होंगे, स्मॉल फिशेज और कम होंगी, लार्ज फिशेज का नंबर और कम होगा। तो सक्सेसिवली उत्तरोत्तर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम होता जा रहा है, ये स्टेटमेंट सही हो गया। तो स्टूडेंट आपको ऐसे बिल्कुल कंसेप्ट सेट करना दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर, कि ऐसे नहीं है कि भाई मतलब जो ओशियन का पिरामिड है वो इन्वर्टेड हो गया या फिर ट्री डोमिनेंट का इन्वर्टेड हो गया। बायोमास के बेसिस पे ही ओशियन का इन्वर्टेड होगा और नंबर के बेसिस वही अपराइट हो जाएगा। ऐसे ट्री डोमिनेंट इकोसिस्टम है तो वहाँ स्पिंडल भी पॉसिबल है और इन्वर्टेड भी पॉसिबल है, बट नंबर का ओनली। अगर वहाँ बायोमास अपन लेंगे तो वो अपराइट हो जाएगा। तो आपको कंसिडर करना है कि आपने पैरामीटर क्या यूज किया है। तो यहाँ देखिए पिरामिड ऑफ नंबर इन ओशियन जनरली अपराइट, ये सही है। 4 बातें याद रखिए, बहुत सीधा है। पिरामिड कब सीधा होगा, कब उल्टा होगा, कब स्पिंडल होगा। आप देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर तक अगर बायोमास और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म घटता जाता है तो डेफिनेटली अपराइट होंगे, अगर बढ़ता जाता है तो इन्वर्टेड होंगे, और अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर तक फ्लक्चुएशन आता है तो डेफिनेटली स्पिंडल होगा। ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं। 4 स्टेटमेंट आपके लिए काफी हैं।
फिर कह रहा है पिरामिड ऑफ नंबर फॉर ए ट्री इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड। ट्री इकोसिस्टम में पिरामिड नंबर का इन्वर्टेड होने के बजाय वहां आप ये कहेंगे वहां डेफिनेटली ऑर्गेनिज का नंबर बढ़ता जाता है। जैसे ट्री पे इंसेक्ट्स हैं, उसके बाद बर्ड्स हैं, तो डेफिनेटली ये आप कह सकते हैं स्पिंडल हो सकता है, ये इन्वर्टेड हो सकता है। फिर कह रहे हैं इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ए मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू द डेट्रिटस फूड चेन। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सही बात लिखी है डीएफसी के थ्रू, क्योंकि देखिए जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स की डिपेंडेंसी मिनरलाइजेशन के लिए या मिनरल न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करने के लिए डीकंपोजिशन की प्रोसेस पे ही है। तो डीएफसी जो है डेफिनेटली दैट इज द मेजर क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया सर, बिल्कुल। उसके बाद ह्यूमस इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन एंड अंडरगोस डीकंपोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट। ये ठीक बात है। हाईली रेजिस्टेंस क्यों हो जाता है? कल भी सॉरी इसी में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था और उस क्वेश्चन में हमने बात की थी, इसमें हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें हमने कहा था आपसे कि जो डीकंपोजिशन का रेट है वो स्लो इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो ह्यूमस है वो एसिडिक नेचर का हो जाता है, माइक्रोबियल एक्शन के लिए उसमें रेजिस्टेंस अपने आप में आ जाता है, पीएच वहां कम हो जाती है। क्लियर? तो जनरली आपने ये ट्री डोमिनेंट का पिरामिड ऑफ नंबर फॉर ट्री डोमिनेंट इकोसिस्टम यहाँ थोड़ा और क्लियर होना चाहिए था। ऑलमोस्ट ये स्टेटमेंट भी क्या है करेक्ट नहीं, दो कंडीशन हो सकती हैं, बहुत क्लियर है, दो कंडीशन हो सकती हैं। इसको आप स्पिंडल भी लिख सकते हो। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखो, इकोलॉजी में दो ही चीजें थी, या तो इन्वर्टेड हुआ करता था या फिर अपराइट हुआ करता था। स्पिंडल जो है वो उसके बाद में इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो अगर आपको स्पिंडल ऑप्शन मिले, जैसे तीन ऑप्शन आपके पास लिखे हो, इन्वर्टेड, अपराइट और स्पिंडल, तो अपराइट को तो भूल जाओ इस सेंटेंस के रेफरेंस में। दो बातें बची आपके पास, इन्वर्टेड और स्पिंडल, तो उसमें से ज्यादा अच्छा स्पिंडल है। लेकिन स्पिंडल नहीं दिया गया हो तब डेफिनेटली आप किस पे जाएंगे? अपराइट सॉरी इन्वर्टेड पे चले जाएंगे। तो सर आंसर फाइनल किया जाए। इस तरीके से स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हुआ 4। नेक्स्ट 50 इन गिवन फॉस्फोरस साइकिल सेलेक्ट ए डी एंड ई। देखिए ए हमें दे रखा है ये, और डी हमारे पास ये है, और ई हमारे पास ये। तो इनको सेलेक्ट करना है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, जैसा बच्चों आप जानते हैं। यहाँ पर है कि फॉस्फोरस का जैसे ही विदरिंग होगा, जो भी रॉक का विदरिंग होगा, तो यहाँ फॉस्फेट के फॉर्म में जो सोयल सॉल्यूशन फॉस्फेट फॉर्म में होगा। यहाँ से अपटेक करेंगे प्लांट, जैसे ही प्लांट ने अपटेक किया तो किस फॉर्म में? फॉस्फेट फॉर्म में। तो यहाँ प्लांट बायोमास हो गया। तो ये प्रोड्यूसर को शो ए प्रोड्यूसर हुआ, बिल्कुल ए प्रोड्यूसर हो गया, प्लांट बायोमास। देन आप समझ सकते हैं एनिमल बायोमास है, कंज्यूमर आपका हो गया। अब प्लांट और एनिमल की डेथ होती है, डेड रिमेन्स होते हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि डेट्रिटस हो गए। और इसका डिकम्पोजिशन होता है जो फोस्फेट सोल्यूबल बैक्टीरिया करते हैं, फोस्फेट सोल्यूबल बैक्टीरिया। देन आप जानते हैं वापस किसमें? सोइल में। और ये रन ऑफ आपकी बात हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग आप तो ये ई तो जो है वो यहाँ है आपके पास विदरिंग प्रोसेस जो पहले से मेंशन्ड है। विदरिंग प्रोसेस यहाँ हो रहा है और इस विदरिंग प्रोसेस के थ्रू ये ले रहा है। सी आपका सोइल सॉल्यूशन। लेकिन इस विदरिंग प्रोसेस को क्या कहा जाए? अब देखिए इकोसिस्टम जब भी चलता है, इकोसिस्टम का जहां इंट्रोडक्शन दे रखा है, तीन बातें वहां लिखी हैं। इकोसिस्टम की फंक्शनिंग डिपेंड करती है, बच्चों तीन वर्ड में लिख रहा हूं, उन पे ध्यान दो आप। इनपुट, आउटपुट और उसके साथ साथ आप कहेंगे साइक्लिंग। ये ए को गया, ए से बी उपभोक्ता कंज्यूमर को आया, बी को आया, सी को आया, ये साइक्लिंग। अब इनपुट क्या होगा और आउटपुट क्या होगा? देखिए रॉक मिनरल से डीकंपोजिशन सॉरी विदरिंग प्रोसेस के बाद फॉस्फेट का आना, जैसा सर ने उधर मेंशन किया था, ये फॉस्फेट का इस इकोसिस्टम में एंटर करना इनपुट को रिप्रेजेंट करता है। ये आया और डीकंपोजिशन से फ्लो ऑफ, एनसीईआरटी ने लिखा वहां फ्लो ऑफ हो जाना, ये चले जाना या लीच डाउन हो जाना, ये अपने आप में आउटपुट है। तो बहुत क्लियर आप ध्यान दें, ई इनपुट को शो करता है, डी आउटपुट को शो करता है, और ए आप जानते हैं प्रोड्यूसर्स हैं। ये प्रोड्यूसर्स जो एक्टिविटी कर रहे हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे पूरा प्रोसेस साइक्लिंग का चल रहा है। तो ए प्रोड्यूसर्स हैं, डी आउटपुट है और ई इनपुट है। जहां तक मैं समझता हूं सर फोर्थ आंसर ही इसमें करेक्ट हो जाना चाहिए। आंसर हुआ 4। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 है। डीकंपोजिशन रेट इज फास्टर व्हेन, डीकंपोजिशन का रेट फास्टर कब होगा? तो ये कह रहा है एनारोबिक कंडीशन प्रेजेंट। एनारोबिक कंडीशंस अगर प्रेजेंट है तो क्या रेट फास्टर होना चाहिए? नहीं, क्योंकि एरोबिक कंडीशन O2 रिक्वायर्ड लार्जली डिपेंड्स ऑन O2। बहुत क्लियर एनसीईआरटी में मेंशन किया है, ये ध्यान आप रखें। फिर कह रहा है अंडर वार्म एनवायरनमेंट, डेफिनेटली वार्म एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है, तो ये सपोर्टेबल है। फिर कह रहा है मॉइस्ट एनवायरमेंटल कंडीशंस, डेफिनेटली मॉइस्ट एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी ये हाई होगा। डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन, लिग्निन रिच होते ही रेट गिर जाएगा, रेट डिक्रीज हो जाएगा। तो सर बी और सी यहाँ से दो ऑप्शन ऐसे हैं वो फास्टर करेंगे किसको? डीकंपोजिशन की रेट को। तो फाइनल आंसर बच्चों हुआ सेकंड। नेक्स्ट 52 स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप
तो सबसे पहले तो स्टैंडिंग क्रॉप को समझने की जरूरत है। बिल्कुल बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो 2-3 बार आपके एग्जाम में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडिंग क्रॉप होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो लिविंग बायोमास है, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है, अब लिविंग ऑर्गेनिक मैटर वही बायोमास को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको आप कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। अब इसमें 2 टाइप का लिविंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, आप समझ सकते हैं, फ्रेश वेट और ड्राई वेट। तो फ्रेश वेट होता है और ड्राई वेट होता है, इसमें वाटर की अमाउंट होती है, यहाँ वाटर हटा दिया जाता है ड्राई वेट से। क्लियर? अब आप समझ सकते हैं कि ड्राई वेट मोस्ट अप्रोप्रिएट, ज्यादा उचित होगा ड्राई वेट, एप्रोप्रिएट होगा, बेस्ट मेजर होगा। और इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं, पर्टिकुलर एरिया में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट और एनिमल का जो नंबर है उसको भी अपन इंक्लूड कर सकते हैं स्टैंडिंग क्रॉप में। तो क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, फ्रेश और ड्राई वेट, और नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए पर्टिकुलर एरिया। एक बात सर और बच्चों को बता दी जाए, जैसे ये ट्रॉफिक लेवल्स हैं अलग अलग, क्या इन ट्रॉफिक लेवल्स पर प्रेजेंट जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको भी हम स्टैंडिंग क्रॉप कह पाएंगे? डेफिनेटली। ये ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो यहाँ जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, यहाँ प्रोड्यूसर का अपना स्टैंडिंग क्रॉप हो गया, जैसे तो सबको आप स्टैंडिंग क्रॉप कहेंगे। यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर का हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर्स का। क्लियर? आगे बढ़े तो ये कह रहा है अमाउंट ऑफ ड्राई ऑर्गेनिक मैटर इन यूनिट एरिया, डेफिनेटली ये होगा। ऊपर लिखा है लिविंग बायोमास इन यूनिट एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम, डेफिनेटली ये भी सही लिखा है। अमाउंट ऑफ ड्राई, ठीक है, ड्राई जरूरी नहीं है, हालांकि ड्राई बेस्ट मेजर है। फिर लिखा है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स जैसे लिख दिया वैसे स्टैंडिंग स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ द डेट्रेटस इन यूनिट एरिया, तो थर्ड और फोर्थ इररिलेवेंट है, आपको फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन पे ही फोकस करने की यहाँ जरूरत है। तो स्टूडेंट्स पर्टिकुलर टाइम पे दे दिए, इसलिए पर्टिकुलर टाइम ये बेस्ट डिफाइंड है। क्लियर? आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट 5.3 स्पीसीज डाइवर्सिटी, बायोमास, निके स्पेशलाइजेशन, ह्यूमस एंड नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी which of above decreased during the ecological succession। देखिए स्पीसीज डाइवर्सिटी इकोलॉजिकल सक्सेशन में बढ़ेगी जैसे जैसे पायनियर से क्लाइमैक्स की तरफ आप जाएंगे। आपने कहा था लाइकेन इंट्रोड्यूस हुआ और फॉरेस्ट एस्टैब्लिश हो गया, तो डेफिनेटली स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ी। सर बायोमास भी बढ़ेगा, निक स्पेशलाइजेशन भी जो है वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, ह्यूमस कंटेंट भी इंक्रीज होगा और नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी भी डेफिनेटली नेट कम्युनिटी एनपीपी, सॉरी एनसीपी दे रखा, सॉरी एनसीपी दे रखा है, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी में पढ़ गया उसको। तो नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी आप ये कह सकते हैं डेफिनेटली ट्रॉफिक लेवल्स जितने बढ़ेंगे वो रिड्यूस होती चली जाएगी। तो इस तरीके से वो कह रहा है ऊपर लिखित में से कौन सा पारिस्थितिक अनुक्रमण में कम हो जाता है। तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी यहां तक ठीक है, लेकिन निक स्पेशलाइजेशन और ह्यूमस तो ये नहीं होगा आंसर। सेकंड में दे रखा है बायोमास, सीधा ही आप रिजेक्ट कर सकते हैं, यहां से ही स्पीसीज डाइवर्सिटी कम नहीं होती, रिजेक्ट कर सकते हैं। यहां लिखा है ओनली एनसीपी, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, तो परफेक्ट आंसर इसका हो गया फोर्थ। एनपीपी क्या होता है, जीपीपी क्या होता है, एनसीपी क्या होता है, ये सब अभी पिछले क्वेश्चन में हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? तो सर फाइनल आंसर हुआ फोर्थ। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं है ये आपसे पूछा गया है। Primary production is defined as the amount of biomass or organic matter produced per unit area or a time period by plants during photosynthesis। बहुत परफेक्ट डेफिनेशन लिखी है। एक तरीके से अगर हम देखें तो प्राथमिक उत्पादन जो है वो क्या है, ये पूरी परफेक्ट डेफिनेशन लिखी है। इस स्टेटमेंट को आप डेफिनेशन के तौर पे भी पढ़ सकते हैं। पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया दे देती 100% टोटल फोटोसिंथेसिस, इट मीन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर कह रहा है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स, डेफिनेटली ये भी सही स्टेटमेंट है, परफेक्ट है। आप और हम जो ऑर्गेनिक मैटर यूज करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, वेजिटेशंस को खाते हैं, आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो कुछ कंज्यूमर्स को भी आप खाते होंगे, अपना ट्रॉफिक लेवल ऊपर ले जाते होंगे। बाबूलाल जी ऑलवेज सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर ही अपने आप को रखते हैं, मैं भी सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे ही होता हूँ, बोथ आर वेजिटेरियन कंप्लीटली। तो डेफिनेटली हम जो प्लांट्स को और वेजिटेशन को खाकर अपना बायोमास बढ़ा रहे हैं, the formation of the new organic matter or the tissues in our body is exactly the secondary productivity। प्रोड्यूसर जो होते हैं वही इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फॉर्म कर सकते हैं, जो सेकेंडरी प्रोड्यूसर होते हैं वो ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, इट मीन जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले होते हैं वो सेलुलोज मटेरियल को लेते हैं और सेलुलोज को डाइजेस्ट करके अदर मटेरियल अपने बॉडी में स्टोर कर लेते हैं ग्लूकोज लिए, ताकि अदर एनिमल को फूड प्रोवाइड कर सके। नेचर ने इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्जन की काबिलियत सिर्फ प्रोड्यूसर्स को दी है। अब सोचो अगर आपके पास भी होती तो क्या होता, आप अभी किसी को कुछ नहीं मानते। मतलब इंसान, आपसे मतलब मेरा इंसानों से है, कंज्यूमर से है, तो कंज्यूमर्स तो नेचर को डिस्ट्रॉय कर देते। अगर उनमें सब में ये नेचर होता तो इम्बैलेंस हो जाता, तो बहुत बैलेंस करने की कोशिश की गई है। अगला पढ़े सर, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ द स्टोर्ड ऑर्गेनिक मैटर इन प्लांट टिश्यू।
नहीं, ये एनपीपी होगा। स्टोरेज की बात कर रहा है तो आर के बाद जो आता है वो एनपीपी होता है। फिर कह रहा है टोटल लिविंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम एट ए गिवन टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रो। टोटल लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक बात कह रहे हैं। स्टैंडिंग क्रो पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सर हमारे पास अगर देखा जाए तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। नॉट करेक्ट हो गया, हाँ सॉरी, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो परफेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट हुआ। नेक्स्ट 5 Which of the following statement is incorrect? यहाँ भी फिर से आपको incorrect statement देखना है। The flora of a place heavily defined by availability and quality of water. Definitely flora depend करता है। Precipitation क्या होगा? Flora आप कह सकते हैं this is the record of the vegetations. Vegetations का record ये explain करता है। फिर कह रहा है the availability of light on land is closely linked with that of the temperature since sun is the source for both. Definitely दोनों क्लोज रिलेटेड है। जैसे देखो इक्वेटर पे आप ये कहेंगे भूमध्य रेखा पे, हिंदी के बच्चे सुने, सूर्य की विकिरणें सीधी पड़ती हैं तो डेफिनेटली तापमान वहां ज्यादा होता है, तो ये कहना चाह रहा है इस स्टेटमेंट सही है सर। फिर कह रहा है टोपोग्राफी डज नॉट अफेक्ट बायोडायवर्सिटी। ये रॉन्ग है, बिल्कुल अफेक्ट करता है। टोपोग्राफी, सॉइल कंपोजिशन और ये जो भी सेडिमेंट्री मटेरियल होते हैं जो एक्वेटिक सिस्टम में, तो सारे अफेक्ट करते हैं। टोपोग्राफी है स्थल की आकृति, स्थलाकृति, जैसे आप कहेंगे प्लेन फील्ड्स हैं, माउंटेन हैं, स्लोप्स हैं या कैसे एरियाज हैं, डेफिनेटली वेजिटेशन का पैटर्न उसके अकॉर्डिंग ही होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर लिखा है सॉइल कंपोजिशन आल्सो अफेक्ट द स्पीसीज ऑफ वाटर एट बेंथिक जोन। डेफिनेटली देखो जहां सॉइल लिखा है ना सर एनसीईआरटी में, उसकी सबसे लास्ट लाइन, बिल्कुल सही, उसके सबसे लास्ट में लाइन मेंशन कर रखी है कि बेंथिक जोन के जो एनिमल्स हैं वो कौन डिसाइड करेगा, तो वो सेडिमेंट डिसाइड करेगा, सेडिमेंट को डिसाइड करेगा। तो आंसर फाइनल कर सकते हैं। इनकरेक्ट हमारे से पूछा गया था और स्टूडेंट्स थर्ड यहां इनकरेक्ट रेफरेंस है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5-6 Healthy ecosystems are the base of a wide range of economic, environmental and aesthetic goods. ठीक है, तो आपसे कहा गया है कि जो सौंदर्यात्मक हैं, जो आर्थिक हैं और जो पर्यावरणीय वस्तुएं हैं, उनकी बड़ी परास का आधार जो है वो हेल्दी इकोसिस्टम है। डेफिनेटली सही है भाई। जो इकोसिस्टम सर्विसेज है तो आपको आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल फ्री के अंदर, जो जैसे कि आप जानते हैं सोइल फॉर्मेशन है, आप जानते हैं कि बेटा लाइक इन फर्स्ट ऑफ ऑल बेर रोग पे अटैक करेंगे एज ए पायनियर कम्युनिटी, और आप विदरिंग प्रोसेस के थ्रू फिर जब उनकी डेथ होगी तो ऑर्गेनिक मैटर आएगा, ह्यूमस होगा, तो आगे से आगे कम्युनिटी आती गई। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आप समझते हैं कि जब फॉरेस्ट डेवलप हो गए तो अपने वहाँ क्रिएशन, मनोरंजन की बात हुई, बहुत सारे अपन को इकोनॉमिक वैल्यू के प्रोडक्ट वहाँ से मिल रहे हैं। तो ये अपन आगे और भी डिस्कस करेंगे। बायोडायवर्सिटी के अंदर अपन जब आपको सर्विसेज और बायोडायवर्सिटी का इंपॉर्टेंस आपको बताएंगे कि इसको अपन को क्यों कंजर्व करना चाहिए, तो वहाँ आपको 3 जो सेवाएं आपके सामने होगी, 3 बेनिफिट्स आपके सामने होंगे, नैरो, यूटिलिटियन और उसके बाद ब्रॉडली, और उसके बाद आप जानते हैं कि एथिकल इश्यूज पे अपन आएंगे। तो ये सारा वहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो देखिए अगला है हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्रोवाइड वाटर, प्योरिटी, एयर, मेंटेन द साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सो दे आर द इकोनॉमिक वैल्यू। देखिए इकोनॉमिक वैल्यू के बजाय ये जो है वो आप कह सकते हैं एस्थेटिक या फिर जो ब्रॉड यूटिलिटी ऑफ इकोसिस्टम उसका पार्ट है। इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो नैरो यूटिलिटी का पार्ट है। भाई इकोनॉमिक वैल्यू में तो जो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलता है जो इकोनॉमिक वैल्यू का होता है, जैसे आप जानते हो कि अनाज है, वुड है फर्नीचर के लिए, या फिर परफ्यूम है, या जो भी मेडिसिन्स हैं वो आपकी इकोनॉमिक वैल्यू के होते हैं। बाकी ये तो आप जानते हैं ऐसी सेवाएं हैं जिनका आप जो प्राइस है वो डिफाइन ही नहीं कर सकते हो। जैसे अब इस समय तो कोरोना के अंदर जो प्लांट प्योरीफायर है, प्लांट ऑक्सीजन अपन को देते, तो अपन को ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस पता चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि प्लांट पे अपन से प्राइस लेने लग जाए ऑक्सीजन के, तो आप समझो क्या स्थिति होगी। इसलिए अपन को प्लांट को बचाना चाहिए। सेव प्लांट सेव नेचर। थोड़ी सी जिम्मेदारी इंसान पे ऑक्सीजन देने की क्या आई, आपको पता है हालात क्या से क्या हो गए हैं। तो नेचर जो ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले हम कोई कीमत नहीं चुका रहे हैं। दैट इज द ब्रॉड यूटिलिटी ऑफ द नेचर, ब्रॉड यूटिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम, वो दीर्घ उपयोगिता है। और ये जो इकोनॉमिक वैल्यू वर्ड जहां लिखा है वो संकीर्ण उपयोगिता में आता है, इसलिए आप ध्यान रखें। ये स्टेटमेंट ए सर करेक्ट होगा और बी इनकरेक्ट, इसके कारण इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट 5-7 the pair of components required for an ecosystem to survive। किसी एक इकोसिस्टम में कम से कम क्या होना चाहिए? कल हमने डिस्कस किया था इसको काफी कि या तो डीकंपोजर और प्रोड्यूसर्स मस्ट है, इसके अलावा कंज्यूमर हो नहीं हो, लेकिन ये 2 चीजें जरूरी है। वो क्वेश्चन जो आपका ओलंपियाड में आया, केयूपीआई में आया कि इकोसिस्टम को बिल्कुल रन करने के लिए 2 तो एसेंशियल कंपोनेंट है, प्रोड्यूसर एंड डीकंपोजर और डीकंपोजर। क्लियर?
और इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि कंज्यूमर मैक्रो कंज्यूमर नहीं भी हो तो भी चल सकता है, और हो तो बहुत अच्छी बात है। होगा तो फूड चेन जितना सस्टेन करेगी उतना ही इकोसिस्टम भी Stability एस्टेब्लिश होगा। इसके अलावा यहाँ एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको कि फंक्शन जो होते हैं जैसे प्रोडक्टिविटी है, एनर्जी फ्लो है और डीकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, उनमें से दो फंक्शन बहुत इसेंशियल है, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर, इसमें तीनों कंपोनेंट लिखे। ये हो तो बहुत अच्छा है, और ये नहीं हो तो कम से कम ये होना चाहिए एटलीस्ट प्राइमरी कंज्यूमर, सॉरी कंज्यूमर लिखा है इसमें, प्रोड्यूसर होना चाहिए था, प्रोड्यूसर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन ही मुझे लग रहा है सर करेक्ट है। भाई यहाँ पे कंज्यूमर नहीं भी होता तो भी चलता, लेकिन कंज्यूमर लिखते और अच्छी बात। अगर ये नहीं होता तो भी चलता, लेकिन ये होना चाहिए था, ये डेफिनेटली होना चाहिए था, ये दोनों होते तो सेकंड आंसर यहाँ परफेक्ट हो जाएगा। Next 5-8, the species of plants that play a vital role, vital का मतलब living पे है, in controlling the relative abundance of other species in a community are called। जो ये कह रहा है एक समुदाय में, कम्युनिटी में पादपों की प्रजातियां जो दूसरी जाति की संबंधित प्रचुरता को नियंत्रित करने में जैविक भूमिका निभाती है, उसको क्या कहा जाएगा? तो यहाँ देखिए आप कह सकते हैं, सबसे पहले पायनियर स्पीसीज आपको दिया गया है जो इनिशियल कॉलोनाइजर है, सबसे पहले कॉलोनाइज होते हैं, उसके बाद में सक्सेशनल स्पीसीज, जो ट्रांजिशन स्पीसीज है वो भी नहीं। हाँ, और उसके बाद कीस्टोन, तो परफेक्ट यहाँ पर क्या होगा, कीस्टोन कल सर ने बताया था कि टाइगर और लॉयन है वो इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए बहुत इसेंशियल है, जो टॉप कंज्यूमर है बेसिकली। बिल्कुल। लेकिन कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म भी कीस्टोन हो सकता है, जैसे हमने बेनियन ट्री का एग्जांपल लिया था, वहां वो कीस्टोन हो सकता है। तो यहाँ सब डेफिनेटली हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर होगा कीस्टोन। Next 5-9, which of the following regarding ecological pyramid is not correct? Ecological pyramid के रेफरेंस में कौन सा करेक्ट नहीं है? In most ecosystem, pyramid of number and biomass are upright. ये सही बात है, most of ecosystem upright ही होते हैं। In tree dominated ecosystem, pyramid of biomass is spindle, देखिए परफेक्ट। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इन्वर्टेड भी लिखा मिल सकता है आपको, लेकिन स्पिंडल लिखा मिले तो ज्यादा करेक्ट है। फिर है द एनर्जी फ्लो एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स ऑलवेज डिक्रीज, एनर्जी का फ्लो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे डिक्रीज होता है अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे कांस्टेंट आपको पता है 10% ट्रांसफर होती है अकॉर्डिंग रूल ऑफ इकोलॉजिकल 10% जो लिंडमान ने दिया था। एनर्जी पिरामिड्स इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ट्रॉफिक लेवल्स एनुअली पर यूनिट एरिया। ऊर्जा के पिरामिड प्रति इकाई क्षेत्र में ठोस स्तरों में ऊर्जा की वार्षिक मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं बात आ गई। एनुअल रेफरेंस कोई एनर्जी का यहाँ नहीं मिलेगा आपको, प्रोडक्टिविटी का रेफरेंस मिलेगा, हालांकि प्रोडक्टिविटी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, लेकिन इररिलेवेंट है, इसलिए आप आंसर यहाँ कह सकते हैं 4 ही होगा। ये रॉन्ग स्टेटमेंट। जी। नेक्स्ट 60, 3 lines, first, second and third represents the relative population number of 3 different organisms where initially food is only limiting factor। पहले तो क्वेश्चन में आप ये देख लें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 अलग अलग टाइप की स्पीसीज या पॉपुलेशन हमें दे रखी है, और फूड मटेरियल जो है वो यहाँ लिमिटिंग फैक्टर है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि फूड की डेफिशिएंसी में है। फिर कह रहा है सर to carrying capacity, number of individuals, which of the following best match the 3 first, second, third with the organism comprising each population given access unlimited food supply at time x। मतलब टाइम x पर अगर अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ फूड आप दे देंगे तो कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसा शो करेगा? तो हमें कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम हमने दे रखे हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा ग्रोथ किसकी होनी चाहिए अगर फूड मटेरियल ज्यादा से ज्यादा या फूड मटेरियल की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो, तो आपके पास एलिफेंट, माउस, बैक्टीरिया और लाइकेन यहाँ दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन में रैबिट, टाइगर, रैबिट फ्लोरिंग दे रखा है, बैक्टीरिया, कोरल रीफ और एलिफेंट दे रखा है। तो बहुत क्लियर रेफरेंस है बच्चों। देखो ये सबसे ज्यादा ग्रोथ शो कर रहा है, एक की ग्रोथ सबसे ज्यादा है और सॉरी फर्स्ट की, और थर्ड की ग्रोथ यहाँ सबसे कम है। तो डेफिनेटली फूड की सप्लाई अगर दी जाएगी तो यहाँ अनलिमिटेड फूड सप्लाई में मैक्सिमम ग्रोथ एलिफेंट ही कर सकता है। तो आपको ये पेयर इस तरीके से मैच करना चाहिए। ये एलिफेंट हुआ, सेकंड में हम रैबिट कह सकते हैं, और सबसे कम आप ये कह सकते हैं बैक्टीरिया हो सकता है। लेकिन अगर इसको मैं रिवर्ट करूं, देखिए क्या बैक्टीरिया मैक्सिमम इंक्रीज हो सकता है? तो हम देखें तो बैक्टीरिया मैक्सिमम इंक्रीज हो रहा है, रैबिट और सबसे कम एलिफेंट। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है। अब फाइनली क्वेश्चन की लैंग्वेज में फिर आइए आपको वो कहना ये चाह रहा है कि जो तीनों रेखाएं हैं विभिन्न जीव हैं, इसमें समष्टि संख्या को प्रदर्शित करता है, जहां प्रारंभ में केवल भोजन वहन क्षमता हेतु सीमाकारी कारक है। कौन सा जो है वो प्रत्येक समष्टि को बनाने वाले जीवों के साथ x समय पर असीमित खाद्य आपूर्ति के साथ उपयुक्त अनलिमिटेड कर लिया तो नेचर में बैक्टीरिया सबसे ज्यादा ग्रो करेगा। और फिर आप समझ सकते हो हर्बोरस, रैबिट, स्मॉल साइजर, एलिफेंट। तो मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन थर्ड तीन दोनों पे विचार करना चाहिए, इसलिए जिससे हमारे थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो और क्लियर हो। अगर अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी होगी तो बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन रेट आप जानते हैं बहुत फास्ट होता है,
तो इस केस में बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन रेट के कारण बैक्टीरिया सबसे ज्यादा ग्रो कर जाएगा। ठीक है, और अगर मैं आधा पोर्शन इस क्वेश्चन का डिस्कस करूं कि लिमिटिंग फैक्टर की पॉसिबिलिटी ये है, तो वहां फिर फर्स्ट ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन डिस्कस करते ही मुझे किस पे आना पड़ गया, थर्ड क्वेश्चन पे। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने इकोलॉजी की गुरु नीति का एपिसोड सेकंड था, जिसमें हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से कुछ क्वेश्चंस लिए थे, कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के क्वेश्चंस हैं, कंसेप्चुअल हैं, कुछ इकोसिस्टम्स के क्वेश्चंस थे। तो हमने कोशिश की है कि हर एक ऑप्शन को आपके साथ डिस्कस किया जाए और इसी तरीके से लगातार हम इकोलॉजी में जुड़े रहेंगे अगले 4 एपिसोड्स में, जिसमें पूरी इकोलॉजी कोशिश करेंगे आपको रिवाइज करवा दी जाए। एंजॉय द इकोलॉजी। थैंक यू। तो देखिए बेटा जी, ये अपन ने इकोसिस्टम तक कर लिया। अब अपन नेक्स्ट के अंदर सक्सेशन से स्टार्ट करेंगे। सक्सेशन, तो सक्सेशन को आप बिल्कुल एक बार रीडिंग करके आप आए तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएंगे। उसके बाद आप समझते बायोडाइवर्सिटी और इस कंजर्वेशन जो भी एप्लीकेशंस हैं, एंड देन एनवायरमेंटल इश्यूज। तो इसी फॉर्म में आप आगे बढ़ें और बिल्कुल सने का एंजॉय द इकोलॉजी की बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत स्कोरिंग है और एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आपके आते हैं। तो सीएलसी हरदम आपके साथ है, हर संभव कोशिश हम आपके लिए कर रहे हैं। और बाकी हमारा क्रैश कोर्स और बायोकेम डिटेल्स को आप फॉलो करें तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। हर परिस्थिति में हम साथ करें। बहुत बहुत धन्यवाद।